नमस्कार साथियों, स्वागत है सांदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपी वर्ग 1 और एमपी पीएससी से होने वाली सेट जो परीक्षा उससे संबंधित ये वीडियो रहेगा। और आज हम बायोलॉजी विषय का चैप्टर पढ़ेंगे, आवृतबीजी पादपों में जनन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये यहाँ जो हम कवर अप करने वाले हैं वो एक्चुअली एनसीईआरटी बेस्ड है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत रहती है। तो आप अपना रजिस्टर में इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप लगातार देखते रहें और अंत तक वीडियो में बने रहें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा परीक्षा की दृष्टि से। आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी और हम जगह जगह पर यह भी मेंशन करेंगे कि क्वेश्चन किस जगह से आता है और किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो आपको अच्छा लगेगा ऐसा मुझे विश्वास है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। और सांदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आगामी आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये एमपी वर्ग 1 का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक मेंशन है, तो उसी से संबंधित ये टॉपिक हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आपके सिलेबस का मतलब फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का। आगामी दिनों में आपको ये फटाफट मतलब अपन एक रैपिड तरीके से कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा दिसंबर या फिर जनवरी में प्रस्तावित है। तो या तो दिसंबर में होगी या फिर जनवरी में होगी। इसी प्रकार से एमपी सेट जो लाइफ साइंस से विद्यार्थी देना चाहते हैं उनकी परीक्षा भी जनवरी में डेट घोषित कर रखी है पीएससी के द्वारा। तो प्लीज आप इनको देखते रहें और अपने सिलेक्शन श्योर करें। तो हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन के टाइप देख लेते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन के टाइप है वो बेसिकली दो हैं, मेन दो प्रकार के हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इसे मतलब ये शॉर्ट वे में है सब कुछ, तो आप इसे लिख के रखें और बहुत जल्दी से आपका ये सिलेबस कवर भी हो जाएगा और क्वेश्चन आने की संभावना तो रहती है, तो वो भी आपका सही जाएगा। देखिए पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए देखो, इसमें मियोसिस और सिनगेमी ये दोनों प्रोसेस नहीं होती हैं। मियोसिस नहीं होगा इसका मतलब गैमीट नहीं बनेंगे, और जब गैमीट नहीं बनेंगे तो गैमीट फ्यूज नहीं होंगे, तो सिनगेमी भी नहीं होगी। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन इसमें नहीं होती है, मियोसिस भी नहीं होगा और सिनगेमी भी नहीं होगी। ठीक है, अगला है इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो सिंगल। तो ये आपको याद रखना है, एक ही जनक इसमें भाग लेता है, तो इन्वॉल्व रहते हैं सिंगल इंडिविजुअल्स। और ऑफ स्प्रिंग जो बनने वाली संतति है, जो नई संतति आएगी वो किस प्रकार की होगी, तो वो जेनेटिकली सेम होती है अपने पेरेंट्स के जैसे। मतलब इसमें चूंकि मियोसिस नहीं हुआ है तो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और जब मियोसिस नहीं हुआ है तो फिर इसमें क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो कैसी रहती है, सेम रहती है। देखो क्रॉसिंग ओवर एक मेथड है, क्रॉसिंग ओवर जो हम कहाँ पढ़ते हैं इसे, तो इसे हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन के दौरान। तो सेल डिवीजन में ये एक प्रोसेस आती है, मैं थोड़ा सा यही इसको बता देता हूं आपको। और सेल डिवीजन में भी ये किसकी बात करेंगे अपन, तो मियोसिस। तो मियोसिस दो तरीके से होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के अंतर्गत पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में ओवरलैप करके और जीन का इधर उधर एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में जीन विनिमय कहते हैं। दूसरा है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए मियोसिस होगा, और जब मियोसिस होगा तो गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा। तो मैंने यहां ऐसे टिक का निशान लगा रखा है। तो मियोसिस भी होता है इसमें, गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है, और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेल के अंदर मियोसिस के द्वारा मेल के अंदर
क्या बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे, और फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट बनेंगे। तो मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे, और मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन भी होता है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन भी होगा यहां पर, मतलब फर्टिलाइजेशन भी होना है। ठीक है, अगला है, इसमें जो बनने वाली संतति है वो अपने पेरेंट्स से कैसी होगी, वो डिफरेंट रहती है, क्योंकि इसमें मियोसिस हुआ है, और मियोसिस जब होगा तो फिर वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगी, और क्रॉसिंग ओवर होगी तो फिर क्या होगा, जीन का एक्सचेंज हो जाएगा। इसी वजह से क्या होगा, ये जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी ये कैसी होगी, अपने पेरेंट्स से डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ओवरव्यू है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मोस्ट मोस्ट जो चीजें हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मैंने, देखो बहुत जल्दी, क्योंकि समय कम है और सिलेबस ज्यादा है, और सिलेबस को कवर अप करने के लिए इस तरीके से मैं इनको पहले लिख के रखा है, क्योंकि अगर इसे साथ साथ लिखेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए ये पहले स्लाइड बना ली है। चलो आगे देखते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करेंगे। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे देखेंगे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एक सिंगल इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व रहेगा। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर हम टाइप की बात करें तो इसमें देखिए ए गैमोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसे अपन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। बेसिकली ये कहाँ होगा, ये तो प्लांट्स में ही होगा। ठीक है, तो ए गैमोस्पर्मी और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, देखिए ए गैमोस्पर्मी, इसमें मियोसिस और गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। मियोसिस नहीं होगा तो गैमीट नहीं बनेगा, और गैमीट नहीं बनेगा तो फिर फ्यूजन भी नहीं होगा। तो दोनों चीजें यहाँ पर नहीं रहने वाली हैं, आप इसे लिख लें। ए गैमोस्पर्मी में मियोसिस भी नहीं होता है और गैमीट का फ्यूजन भी नहीं होता है। दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो ये प्लांट्स के अंदर होगा। ठीक है, रीजेनरेशन विदाउट सीड। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इसका सीधा सीधा मतलब है, इसमें जो न्यू प्लांट्स बनाना है हमें, तो उसमें इन्वॉल्व कौन रहता है, तो इसमें मतलब सीड के अलावा अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, जैसे वेजिटेटिव पार्ट, जैसे लीफ हुआ, है ना, वेजिटेटिव पार्ट्स में जैसे लीफ हुआ, या फिर स्टेम हुआ, है ना, रूट हो गई, है ना, ब्रांच, ये जब इन्वॉल्व रहते हैं और इनके द्वारा जब नया प्लांट बनता है तो हम उसी को वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। और ये प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात हो रही है ना। तो इसमें क्या क्या बात होनी है, तो इन्वॉल्व जो ऑर्गन्स या पार्ट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं वो प्रोपिग्यूल्स या प्रवर्ध कहलाते हैं। ठीक है, जो प्लांट का पार्ट यूज होगा वो प्रोपिग्यूल कहलाएगा। और इसके जो मेथड है ना, मेथड ये दो तरीके से होता है। इसके अगर मेथड्स की बात करें तो एक तो नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। मतलब ये तो अपने आप होगा और ये मनुष्य के द्वारा किया जाएगा, है ना, इसे अपन लोग करते हैं। तो एक तो होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस तरीके से ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसके दो टाइप हैं। ठीक है, दो टाइप हैं इसके, एक हो गया नेचुरल और एक हो गया आर्टिफिशियल। अब हम इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो अगली स्लाइड देख लेते हैं। देखिए, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, नेचुरल, तो इसके अपन अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। कैसे, जैसे रूट के द्वारा, है ना, सूट के द्वारा। मतलब रूट और सूट क्या होते हैं, तो जैसे ये कोई प्लांट है तो ये इसमें जड़ लगी हुई है तो इसे तो अपन रूट अपेक्स और ये सूट अपेक्स, मतलब इस जमीन से नीचे वाले भाग को रूट और ये ऊपर वाले भाग को अपन सूट कहते हैं, है ना। तो इसमें अपन देखेंगे, ऊपर वाले भाग की बात करें तो सबसे पहला है स्टेम के द्वारा, है ना, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाई स्टेम, स्टेम के द्वारा, है ना। तो इसके अलग अलग टाइप दे रखे हैं, देखो, है ना। तो अपन स्टेम की बात करें तो इसमें पहला मॉडिफिकेशन जैसे राइजोम, तो राइजोम इसमें आता है अदरक, है ना। तो राइजोम में आपको अदरक को याद रखना है, ट्यूबर में आपको
पोटैटो या आलू को याद रखना है। बल्ब लहसुन और प्याज ये याद रखने हैं। कॉर्न में अरबी, इसको याद रखना है। इसी तरीके से रनर, इसमें घास आती है ना, ये जमीन पर रेंग कर चलते हैं तो इनको रनर कह रहे हैं। शक्कर में पुदीना याद रखना है और स्टोलोन में स्ट्रॉबेरी को याद रखना है। ठीक है, स्टोलोन स्ट्रॉबेरी है ना, शक्कर पुदीना, रनर घास में होगा। राइजोम, राइजोम के द्वारा जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो राइजोम के द्वारा अदरक में होता है। ट्यूबर के द्वारा आलू में होता है। बल्ब के द्वारा प्याज और लहसुन में होता है। कॉर्न अरबी और केसर में होता है। रनर में आपकी घास आती है। शक्कर में पुदीना आता है, मिंट, और स्ट्रोलोन में आती है आपकी स्ट्रॉबेरी। तो इस तरीके से ये किसके मॉडिफिकेशन क्या किसके थे, ये स्टेम के थे और स्टेम के द्वारा ये रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब एक बात यहां ये आती है कि आलू स्टेम है, ये जमीन के अंदर लगता है, तो फिर गाजर ये क्या है, तो ये रूट है। ऐसा क्यों? तो इसका आपको आंसर क्या याद रखना है, जो स्टेम होता है उस पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, तो ये तो इस पर प्रेजेंट होंगे और रूट पर ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, है ना। तो ये इसीलिए हम आलू को स्टेम मानते हैं और गाजर को रूट मानते हैं, जबकि ये दोनों जमीन के अंदर ही ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट फर्स्ट है जो स्टेम के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसी प्रकार से रूट के द्वारा नए प्लांट की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे ट्यूबरस रूट है ना। तो इसमें ये क्या करेंगी, ये बड बनाती है, एडवेंटिटस बड बनाती है, और इसके द्वारा बाई रूट के द्वारा जो रिप्रोडक्शन है, कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, हम बात किसकी कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। और इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो किसके द्वारा हो रहा है, वो रूट के द्वारा होता है। तो इसमें हम याद क्या रखना है, शकरकंद, एस्पेरेगस, डहेलिया, सीसम, ये सारे के सारे नाम बहुत मोस्ट हैं, तो आप इनको कृपया याद कर लें कि रूट के द्वारा शकरकंद में, एस्पेरेगस में, डहेलिया में और सीसम में होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और कौन सा, नेचुरल वाला, है ना। अब अपन जैसे लीफ की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो लीफ के द्वारा होता है। ठीक है, अब वो मैंने जैसे वहां किनारे लिख रखा है, तो देखिए जैसे यहां पर कोई मैं लीफ बनाऊं, ये जैसे लीफ है, ये लीफ है ना, तो ब्रायोफिलम की ये लीफ है, तो यहाँ इसके किनारे से बड निकलती हैं इस तरीके से, है ना। फिर ये आगे चल के नया प्लांट बना लेती हैं, तो यहां से निकलेंगी, किनारे से निकलेंगी। ब्रायोफिलम की बात कर रहे हैं अपन, है ना। बिग्नोनिया में पेटियोल से और पर्णशिखाओं से, सॉरी पर्णशिराओं से, पेटियोल से और पर्णशिराओं से। ठीक है, किसमें होगा, बिग्नोनिया में होगा। तो पत्थर चट्टा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना, क्वेश्चन आने की संभावना यहां से रहती है ना। तो बाई लीफ के द्वारा किसमें होगा, पत्थर चट्टा में होगा। ठीक है, अगला बाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या वल्विल्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या वल्विल्स के क्या याद रखना है, रामबांस मतलब अगेव, और डाइस्कोरिया मतलब रतालू। तो रतालू में या डाइस्कोरिया में और अगेव में किसके द्वारा होता है, वल्विल्स के द्वारा होता है, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। इनके द्वारा इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन देखो, एक ये आपकी 10th की एनसीईआरटी में दे रखा है, और क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना रहती है क्योंकि ये फंजाई का पार्ट है, और इसमें हमको याद रखना है स्पोर फॉर्मेशन में किसको, राइजोपस। ठीक है, किसको याद रखना है, राइजोपस। तो देखो एक तो क्वेश्चन यहां से आने की संभावना रहती है, राइजोपस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, तो आंसर आएगा स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से किसमें स्पोर फॉर्मेशन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, तो आपका आंसर आएगा राइजोपस। ठीक है, ये जो राइजोपस है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये जो फंजाई है वो मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, मतलब बहुकोशिकीय फंजाई है, ये बहुकोशिकीय फंजाई। तो आप कमेंट करके प्लीज बताएंगे यूनिसेल्यूलर फंजाई का नाम क्या है।
यूनिसेल्यूलर फंजाई, एक कोशिकीय कवक, उसका उदाहरण क्या है आप कमेंट करें प्लीज। चलो आगे देखें। यहां पर जितने भी ये मतलब टॉपिक लिए गए हैं, तो आपको कम समय में और बहुत अधिक मैटर प्राप्त होगा। तो आप प्लीज बने रहिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और परीक्षा चूंकि बहुत नजदीक है, इसलिए आप थोड़ा सा स्पीडली इसको देखते रहें और सीखते रहें, नोट डाउन करना नहीं भूलें। और ये क्योंकि आप परीक्षा से पहले रिवीजन करने के लिए बहुत काम आएगा, इसलिए आप इनको इसी तरीके से नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। ये ह्यूमन के द्वारा किया जाएगा, है ना। तो ये ह्यूमन के द्वारा किया जाएगा, और इसमें जो पहला मेथड है वो है कटिंग, ठीक है। और कटिंग कई प्रकार से हो सकती है, जैसे स्टेम की कटिंग करा दें, है ना, या फिर हम रूट की कटिंग करा दें। मतलब स्टेम को कट कर दें, इसको स्टेम मान लें, इसको कट कर दें और नया प्लांट ग्रो करा लें, ठीक है। तो स्टेम कटिंग किस में करते हैं अपन, एक शुगर केन में करते हैं, जैसे गन्ने में करते हैं, अंगूर में करते हैं, बोगनविलिया में करते हैं, गुलाब में करते हैं। ये सारी चीजें आप जानते हो, कॉमन सी बातें हैं। रूट कटिंग, तो इसके आप एग्जांपल याद रख लें, एक तो सिट्रस, नींबू में और सेब में, है ना। सिट्रस में और एप्पल में रूट कटिंग के द्वारा अपन नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा मेथड है लेयरिंग करना, है ना। लेयरिंग, जैसे कोई प्लांट है उसके पार्ट को अपन या तो जमीन के अंदर दबा दे, या फिर कोई प्लांट है जो जमीन के अंदर झुका नहीं सकते, उसकी ब्रांच बहुत ऊपर है, तो हम उसके ब्रांच के ऊपर का जो बार्क है उसे हटा देते हैं, और उस पर गीली मिट्टी लगा के पॉलीथीन से या फिर कपड़े से बंद कर देते हैं, और उस पर धीरे धीरे ऐसा एक बर्तन लटका देते हैं मटकी टाइप का, जिससे पानी गिरता रहे, जिससे ये गीला बना रहे, है ना। तो इसमें माउंड लेयरिंग है ना, जैसे चमेली में और मोगरा में अपन करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये कोई प्लांट है और इस प्लांट को अपन, इसकी इस ब्रांच को हमने ऐसे जमीन के अंदर दबा दिया है, यहां से इसके ऊपर से बार्क को हटा देते हैं और इसके अंदर दबा देते हैं, फिर इस मिट्टी को अपन गीला रखते हैं, है ना। और अपन कुछ समय बाद देखते हैं यहाँ पर जड़ें निकल आती हैं, फिर हम इस प्लांट को यहाँ से भले ही कट कर दें, तो ये हमारा एक नया प्लांट बन के तैयार हो गया, है ना, ये नया पादप बन गया। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, माउंट लेयरिंग कर लेते हैं। और अगर कोई पादप जैसे जमीन से ऊंचा है, उसकी शाखाएं ऐसे झुक के नीचे नहीं आ सकती हैं, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, एयर लेयरिंग कर देते हैं, या फिर इसे गुट्टी लगाना कहते हैं। इस तरीके से अपन इस पर गुट्टी लगाना की प्रोसेस से अपन नया प्लांट बना सकते हैं। और जब यहाँ से इसमें जड़ ग्रो कर जाएंगी ना, तब हम इसको यहाँ से कट करके और फिर इस वाले प्लांट को, पार्ट को जमीन के अंदर ग्रो करा देते हैं। तो इस तरीके से भी हम लेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला है ग्राफ्टिंग करना। ग्राफ्टिंग, देखिए ग्राफ्टिंग में क्या होगा, जैसे मेरे पास कोई प्लांट ये है, ये प्लांट है इस तरीके से, ये प्लांट मैंने मान लिया प्लांट ए, है ना, ये है प्लांट ए, और ये है प्लांट बी, ये एक और प्लांट लिया मैंने इस तरीके से, और ये है प्लांट बी। तो मेरे पास दो प्लांट हैं ए और बी, है ना। तो इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं, तो ये प्लांट ए हो गया और ये प्लांट हो गया बी, ठीक है, ताकि समझ में आए। तो ये हो गया प्लांट बी। अब मुझे क्या करना है, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। तो मुझे इस प्लांट से ग्राफ्ट निकाला मैंने ये, और इस वाले ग्राफ्ट को मैं इसके ऊपर फिक्स करा दूं। मेरे पास दो चीजें हो गई, एक प्लांट ए पर मुझे ये लगाना है ग्राफ्ट, है ना। तो हम इस वाले भाग को जो इस प्लांट से काटा गया है, इसको तो हम कहते हैं कलम, और इसके ऊपर इसको फिक्स करना है, तो इसको कहते हैं स्कंध। तो ये हो गया स्कंध। अब देखिए कैसे, इसको शियोन कहते हैं, इसको स्टॉक कहते हैं। देखिए जैसे मैंने इस प्लांट के से इतना सा एक पार्ट काट लिया, है ना, ये प्लांट का पार्ट काट लिया ये, और ये कोई दूसरा प्लांट है, ये कोई दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो ये, अरे यार,
कलर चेंज नहीं हो रहा भाई, ऐसा क्यों? अब आएगा क्या? आ गया। तो ये है ना, तो इसको क्या कहेंगे अपन? इसको स्कंद कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? तो इसको कलम कहेंगे, है ना। याद रखना, शियोन ये वाला पार्ट कलम, और स्कंद स्टॉक ये वाला भाग। अब मुझे इसको इसके ऊपर फिक्स करना है, तो मैं इसको ऐसे इसके ऊपर फिक्स कर दूंगा, ये ऐसे फिक्स कर देंगे इसे। फिर यहां पर हम इसे बढ़िया पॉलीथीन से या ऐसे कवर अप कर देंगे, है ना। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पर से एक्स्ट्रा लीफ वगैरह को अपन हटा देते हैं, है ना। और कुछ समय बाद ये यहां पर ज्वाइंट हो जाएगा। याद क्या रखना है? ग्राफ्टिंग के समय हमें मैचिंग किसकी करानी है? तो मैचिंग किसकी करवाते हैं? कैम्बियम की। किसकी मैचिंग करवाते हैं? कैम्बियम की मैचिंग करवाते हैं। याद रखना, मैचिंग किसकी कराएंगे? कैम्बियम की। कैम्बियम को हिंदी में एधा कहते हैं। क्या कहते हैं? एधा कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो सेल्स हैं वो कैम्बियम बनाती हैं, ठीक है। तो देखिए, तीन चीजें याद रखनी है। जिसको हमें ग्राफ्ट कराना है उसे कलम कहते हैं, जिसके ऊपर ग्राफ्ट करना है उसे स्कंद कहते हैं, और हमें इसमें मैचिंग किसकी करानी है होगी तो अपना आंसर आएगा कैम्बियम का। इस तरीके से ये ग्राफ्टिंग की मेथड है। और ग्राफ्टिंग अपन कई तरीके से करा सकते हैं, जैसे विफ या टंग ग्राफ्टिंग, है ना, बेज ग्राफ्टिंग्स, क्राउन ग्राफ्टिंग्स और बड ग्राफ्टिंग्स, ठीक है। देखो, ये एक्चुअली क्या है, ये कट लगाने के तरीके हैं। या तो मैं इसको ऐसे काट दूं तो ऐसे लगा सकते हैं, है ना, या फिर हम इसको ऐसे कट लगा के इसके अंदर ऐसे फिक्स कर सकते हैं दूसरे पार्ट को ऐसे। तो ये अलग अलग तरीके हैं। क्राउन में क्या करते हैं, एक ही स्टॉक होता है और इसमें बहुत सारे सियोन लगा देते हैं अपन इस तरीके से। तो जैसे ये पार्ट ए था, अब यहां पर ये पार्ट बी कर दिया, नया पौधा, एक ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ्टिंग कर लेते हैं। ज्यादातर गार्डनिंग में ग्राफ्टिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई कनेर का पौधा है, और कनेर में पीले रंग के फूल भी आते हैं, व्हाइट के भी आते हैं, रेड, हल्के से रेड भी आते हैं। तो एक ही स्टॉक के ऊपर हम 3-4 तरह की वैरायटी लगवा सकते हैं, जैसे अपन बोगनविलिया में भी ऐसा ही करते हैं। तो इस तरीके से ये कौन सा मेथड हुआ, ग्राफ्टिंग का। तो क्वेश्चन आने की संभावना तो यहां से रहती है, यहां से रहती है, यहां से रहती है, या फिर उसके टाइप पूछे तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, सॉरी 1, 2, 3 और 4, है ना। ये आपकी सिलेबस में मेंशन है, तो वहां से लिए गए हैं। तो आप इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। वीडियो आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, और यहां से प्रश्न आने की 100%, 101% संभावना रहेगी। इसलिए आप प्लीज वीडियो में अंततः बने रहिए और स्किप नहीं करें, और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। देखिए, यहां मैंने स्टार लगा रखा है, ये एनसीईआरटी का मेथड मतलब टॉपिक है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टाइप है सीजन के द्वारा। तो ये किसमें होगा, इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जो जीव है उनमें सेल डिवीजन या फिजन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और इसके द्वारा वो क्या करते हैं, नया इंडिविजुअल बना लेते हैं अपना। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन द्वारा या फिजन के द्वारा नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल है उसमें देखिए, सबसे पहले अमीबा को दे रखा है। किसको दिया है, अमीबा। एक एग्जाम्पल है, देखिए लेशमानिया। क्वेश्चन आता है भैया, लेशमानिया से कौन सी बीमारी होती है। लेशमानिया से बीमारी जो होती है उसका नाम है काला अजर। क्या नाम है, काला अजर रोग होता है। किसके द्वारा, लेशमानिया के द्वारा। अमीबा, अमीबा का एक भाई है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना। अमीबी या पेचिस रोग करता है अमीबा। तो अमीबा के अंदर फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, अमीबा की शेप इरेगुलर होती है, फिक्स नहीं होती। ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये इसका जीव द्रव्य भरा हुआ है ना। आगे चल के क्या होगा, इसमें इस तरीके से एक ग्रुप बन जाती है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड होना शुरू कर देता है। इस तरीके से भी ये जुड़ा हुआ है ना। आगे चल के क्या होगा, ये ग्रुप और डीप अंदर की तरफ धंस जाती है। इस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड होकर दोनों सेल में चला गया।
अब क्या होगा, ये ये यहां से टूट जाएगा, और जब ये टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, एक ये न्यू अमीबा, ये दूसरा अमीबा, है ना। तो ये तो मेन था और ये इसके न्यू अमीबा बन गए। ऐसा जीव है जो अमर रहता है हमेशा, कभी मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवाइड होता रहता है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से, है ना। ऐसे ही लेशमानिया है, तो लेशमानिया के अंदर भी कौन सी बीमारी करता है, ये लेशमानिया कालाजर करता है, और इसमें भी फिजन होता है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। मतलब लेशमानिया इस तरीके से, तो ये इस तरीके से यहां से कटेगा, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, और ये दो लेशमानिया इस तरीके से बना लेगा। ये इसमें फ्लैजेला है ना, फ्लैजेला मूवमेंट कराने के लिए। मल्टीपल फिजन मोस्ट है, मल्टीपल फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। तो मल्टीपल फिजन किसमें होगा, प्लाज्मोडियम में। और प्लाज्मोडियम किसका पैरासाइट है, तो आपको याद रखना है, मलेरिया का पैरासाइट है। किसका है, मलेरिया का। और प्लाज्मोडियम के लिए जो होस्ट हैं वो कितने होते हैं, होस्ट कितने होते हैं, तो इसके होस्ट दो हैं, एक ह्यूमन मनुष्य और फीमेल मॉस्क्यूटो। फीमेल मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो का नाम क्या है आप कमेंट करके बताएंगे कि हमें जो एक बीमारी है मलेरिया वो किसके द्वारा होती है। तो मतलब इसका मलेरिया का जो वेक्टर है वो कौन है, वेक्टर, है ना, और पैथोजन कौन है, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, देखिए इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से न्यूक्लियस की संख्या बढ़ जाती है, केंद्रक की संख्या बढ़ जाती है, और फिर सभी केंद्रकों के चारों तरफ बॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, ये गड़बड़ है, एआई को पकड़ रहा है। देखो इस तरीके से वो सेल बन जाती है एक्चुअली। अब वो सेलेक्ट हो रहा है तो बन नहीं पा रहा है ना, ठीक है। तो ये मल्टीपल फिजन है, और फिर इसमें से ये अलग 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 नए नए प्लाज्मोडियम बना लेंगे ये सारे के सारे। तो इस तरीके से मल्टीपल फिजन का आपको एग्जांपल क्या याद रखना है, प्लाज्मोडियम। ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये सारे के सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो ये मैंने वहीं से लिए हैं, है ना। और यहाँ क्योंकि एनसीईआरटी का मैटर है तो फिर क्वेश्चन आने की संभावना तो बनती है, ठीक है। ये आपका रैपिड रिवीजन है, बहुत जल्दी जल्दी से अपन इसका रिपीटेशन करा देंगे, है ना। देखो अगला मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। और फ्रेगमेंटेशन में आपको याद क्या रखना है, एक तो हाइड्रा याद रखना है, एक प्लेनेरिया याद रखना है। बाकी का ये बहुत सारी फंजाई के अंदर भी होता है, फंजाई में भी होता है, एलगी में भी होता है ना। एलगी फंजाई और जीवों में भी रहता है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बाकी का आपको फंजाई एलगी में भी याद रखना है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे ये कोई जीव है ना, जैसे मैंने एलगी ले ली, ये एलगी है कोई, तो इसका जैसे यहां से पीस कट गए इस तरीके से, तो ये वाला नया एलगी बना देगा, ये वाला नया एलगी बना देगा, ये वाला नया एलगी बना देगा, इस तरीके से। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे मेरे पास में ये स्टाइलस है, मैं स्टाइलस को तोड़ दूं तो ये वाला नया स्टाइलस बना दे, ये वाला नया स्टाइलस बना दे। फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस में ऐसा होता है। और एक है बडिंग के द्वारा, तो बडिंग के द्वारा हाइड्रा में होगा और ईस्ट में होगा। हाइड्रा आपने देखा है कक्षाओं में, आपने हाइड्रा को देखा है, बड़ा सुंदर सा लगता है इस तरीके से, है ना। तो ये यहां से इसमें बड का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, आगे चल के बड बड़ी हो जाती है, यहां पर ये, है ना। और ये बड क्या होगा फिर, यहां से ये कट जाती है। तो एक तो पुराना वाला अमीबा मेन जो था वो अलग, और ये बन गया नया अमीबा, ये डॉटर अमीबा बन गया। इस तरीके से अमीबा के अंदर बड के द्वारा
रिप्रोडक्शन हो जाता है। ऐसे ही ईस्ट के अंदर भी होता है, याद रखना क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछा था अभी यूनिसेल्यूलर फंजाई का नाम, है ना, यूनिसेल्यूलर फंजाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर काम में तो आती है ये। ईस्ट, इसका आंसर क्या है? ईस्ट। याद रखना मोस्ट है, यूनिसेल्यूलर फंजाई का नाम मोस्ट है, याद रखना, है ना। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो मेथड है वो एनसीईआरटी का है। आगे देखें, ये अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट थे। मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा कवर अप करने की, फिर भी अगर कुछ छूटा होगा तो हम ये जैसे ही चैप्टर फ्री होगा तो एक वन शॉट लेके आएंगे और एमसीक्यूज भी लेके आएंगे। तो इन सारी चीजों के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना और ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। ये आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो अब अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये 12th क्लास में का मैटर है ना। बायो का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ही है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर एक ये फ्लावर, टिपिकल फ्लावर का ये एलएस है, एलएस। देखिए दो टर्म आते हैं, एक एलएस और एक आता है टीएस। थोड़ा सा पता होना चाहिए एलएस और टीएस में अंतर क्या है। जैसे मेरे पास ये स्टेलस है और मैं इसको ऐसे कट कर दूं ऐसे, तो इसका टीएस कटेगा, और अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो ये इसका एलएस होगा। ठीक है, जैसे हम सलाद बनाते हैं घर पे, खीरा या मूली काटते हैं तो हम उसके गोल गोल पहिए जैसे राउंड शेप काटते हैं तो वो उसकी टीएस होती है ना। और एलएस उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है, तो एक टिपिकल फ्लावर के ये सारे पार्ट दे रखे हैं। जैसे ये इसका पुष्पवृंत है, ये इसका पुष्पासन है जिसपे फूल बैठा हुआ है ना। लेकिन और इधर देखें तो ये जो ग्रीन वाले भाग हैं इनको अपन कैलेक्स कहते हैं। कैलेक्स मतलब जितने भी ग्रीन वाले पार्ट होंगे ये अलग अलग फ्लावर में इनकी संख्या अलग अलग रहती है, किसी में 4 होगी, किसी में 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, तो उस हिसाब से ये कैलेक्स होंगे। और अगर हम इसमें से एक की बात करें तो ये सेपल्स होगा, अगर एक की बात करते हैं तो वो सेपल होगा, है ना। और ये बेसिकली ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये ग्रीन कलर का पार्ट है। दूसरा जो फ्लावर का जो दूसरा वाला वर्ल है, एक्चुअली फ्लावर में मेनली 4 वर्ल होते हैं, 4 चक्र होते हैं। तो सबसे बाहर वाले को अपन कैलेक्स कहते हैं और इसकी यूनिट को सेपल कहते हैं। मतलब हिंदी में इसे बाह्यदल पुंज कहते हैं और इसको बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये कोरोला है, ये मतलब कलर्ड वाला पार्ट है। कलर्ड जैसे सरसों में ये पीले रंग का होता है ना, गुलाब में गुलाब रंग का होता है, कनेर में पीली है तो पीले रंग का होगा, सफेद रंग की है तो सफेद कलर का होगा। तो ये जो कोरोला है ये तो इसके जितने भी पार्ट होंगे, जैसे ये सरसों में जैसे 4 होते हैं तो चारों के चारों को हम क्या कहेंगे? कोरोला। और अगर उसमें से एक की बात करें तो उसे कहते हैं पेटल्स। ये कलर्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों चक्र हैं फ्लावर के, पहला और दूसरा, ये कैसे हैं? ये सहायक चक्र हैं। सहायक चक्र मतलब ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे ये किस में इन्वॉल्व करते हैं? तो पॉलिनेशन में। तो पॉलिनेशन के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को क्या करते हैं? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और इंसेक्ट जब आएगा तो फिर पॉलिनेशन की क्रिया होगी, और पॉलिनेशन होगी तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांस बढ़ेंगे। तो ये तो हो गए इनके एसेसरी, है ना, वर्ल है ये एसेसरी। अब जो दूसरे नंबर पे आता है जो कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, उसको अपन कहते हैं, जो फ्लावर का थर्ड वर्ल है, तीसरा चक्र, उसे कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। अब जैसे सरसों में एंड्रोशियम की संख्या होती है 6, है ना, तो फिर हम 6 को तो कह रहे हैं एंड्रोशियम, और अगर हम उसमें से एक की बात करें तो हम उसे कहते हैं स्टामेन। मतलब इसे कहते हैं पुमंग, पुमंग, और स्टामेन का मतलब हो गया पुंकेसर। एक है तो उसे कहेंगे पुंकेसर, और सभी को मिला के कहते हैं पुमंग। तो स्टामेन
और एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम की यूनिट क्या होगी, स्टामेन होगी। और इसके स्टामेन के पार्ट कितने हैं, तो दो होते हैं। नंबर एक एंथर और नंबर दूसरा फिलामेंट, है ना, एंथर और फिलामेंट। ऐसे ही जो पुष्प का सबसे भीतरी चक्र है, सबसे अंदर वाला, उसे कहते हैं गाइनोशियम, या फिर हम इसे कहते हैं जायांग, है ना, जायांग। और गाइनोशियम की यूनिट क्या है, तो उसे कहते हैं पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल और कार्पल, है ना। पिस्टिल के पार्ट कितने हैं, तो तीन होते हैं। सबसे टॉप पर होगा स्टिग्मा, फिर होगा स्टाइल, और सबसे नीचे जो फूला हुआ भाग है उसे कहते हैं ओवरी। इधर देखिए, ये वाला पार्ट स्टिग्मा, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा है। ये वाला पार्ट स्टाइल, तो स्टिग्मा सबसे ऊपर, स्टाइल सबसे नीचे, और फिर ये नीचे वाला फूला हुआ भाग, इसको कहते हैं ओवरी, इसको कहते हैं ओवरी, है ना। तो ओवरी के अंदर देखो ये बीजांड बने हुए हैं, बीजांड, ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं। तो इस तरीके से फ्लावर के टोटल जो चक्र है वो कितने हैं, तो फ्लावर के चक्र की संख्या कितनी है, तो चक्र होते हैं इसमें 4, ठीक है। दो कौन से होंगे, दो होते हैं सहायक, और दो कैसे होते हैं, तो ये होते हैं आवश्यक, आवश्यक या फिर जननिक, इन्हीं को कहते हैं जननिक, आवश्यक या फिर जननिक। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे। देखो मॉर्फोलॉजिकली जो फ्लावर है, मॉर्फोलॉजिकली जो फ्लावर है वो क्या है, तो ये मॉडिफाइड सूट होता है, मॉडिफाइड सूट होता है। तो याद रखना फ्लावर क्या है, तो फ्लावर है मॉडिफाइड सूट है। इसमें ग्रोथ कैसी होगी, तो इसमें ग्रोथ होगी लिमिटेड, ठीक है, ग्रोथ कैसी होगी, लिमिटेड। तो मॉडिफाइड सूट है फ्लावर और इसमें ग्रोथ होगी वो होगी लिमिटेड, ठीक है। तो अब जो फ्लावर है ये स्पोरोफिल है वियरिंग सूट, तो ये सूट के ऊपर मिलने वाला पार्ट है, इसको अपन स्पोरोफिल कह रहे हैं, ठीक है। पेडिसेल या पुष्पब्रंथ, देखिए पुष्पब्रंथ जो होता है ना, जिस पर फ्लावर है, तो इसके ये टिप ऊपर वाला भाग, इस वाले भाग पर नोड और इंटरनोड पाई जाती हैं बेसिकली, ठीक है। तो नोड और इंटरनोड कहां पाई जाती है, क्वेश्चन आता है ना। तो ये किस पे पाई जाती हैं, पुष्पब्रंथ पर, पेडिसेल। नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है ना, ठीक है। नोड पर स्टेराइल और फर्टाइल पार्ट पाए जाते हैं। देखो स्टेराइल पार्ट और फर्टाइल पार्ट, तो फर्टाइल पार्ट में तो आएंगे आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम, स्टेराइल में आपके दो पार्ट आएंगे, एक होगा कैलेक्स और दूसरा होगा कोरोला। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आता है फिर यहां से, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर ये क्या है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि फ्लावर में 4 वर्ल होते हैं। 4 कौन कौन से हुए, कैलेक्स हुआ, कोरोला हुआ, एंड्रोशियम हुआ और गाइनोशियम हुआ। अगर किसी फ्लावर में ये चारों के चारों प्रेजेंट हों, चारों प्रेजेंट हो, मतलब कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम प्रेजेंट होंगे, तो हम उसे कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। जैसे सरसों में है ना, मटर में, ये कंप्लीट फ्लावर है। और अगर इन 4 में से किसी में कोई पार्ट कम रहता है तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, जैसे पपाया और बोटल गार्ड, है ना, ठीक है। जैसे किसी में एंड्रोशियम है, गाइनोशियम नहीं है, तो इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया। ऐसे ही किसी में गाइनोशियम प्रेजेंट है, एंड्रोशियम नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट होगा। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स, कोरोला चारों ही प्रेजेंट हैं, कंप्लीट फ्लावर होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि फ्लावर क्या है, तो आपको याद रखना है मॉडिफाइड सूट होता है। फ्लावर में ग्रोथ कैसी होती है, तो लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। नोड और इंटरनोड कहां पाए जाते हैं, तो पुष्पब्रंथ, है ना, उस पर पाए जाते हैं। और नोड पर स्टेराइल और फर्टाइल ये भाग होंगे। कंप्लीट फ्लावर में आपको याद रखना है, कंप्लीट फ्लावर में ये 4 चक्र प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होंगे, और इसमें कोई सा एक एब्सेंट रह सकता है ना, तो वो इनकम्प्लीट होगा। आगे चले, अब अपन बात करते हैं, मेन बात पर आते हैं। एनसीईआरटी में यहां से दे रखा है ये आगे, तो हमें पढ़ना है स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहां पर जो डायग्राम दे रखा है वो स्टामेन का है
है ना, स्टामेन। ये किसकी यूनिट है? तो ये यूनिट किसकी है? तो आपका आंसर आएगा ये किसकी यूनिट है? एंड्रोशियम की, मतलब पुमंग, है ना। और इसको क्या कहेंगे फिर? पुंकेसर। कितने भाग होते हैं इसके? दो, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। तो एक तो हो गया फिलामेंट, ये वाला भाग, यहां से लेके यहां तक फिलामेंट, और यहां से लेके यहां तक ये हो गया एंथर, है ना, एंथर। ठीक है, तो एंथर की बात करें, देखो मैंने यहां लिखा है एंड्रोशियम, इसकी यूनिट को क्या कह रहे हैं अपन? स्टामेन, है ना, स्टामेन कह रहे हैं। या फिर हम इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। देखो यहां रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जो माइक्रो शब्द आएगा, माइक्रो, वो किसके लिए आएगा? मेल के लिए आएगा, ठीक है। और जो मेगा या फिर मैक्रो, ये वाला जो टर्म आएगा वो किसके लिए आएगा? फीमेल के लिए आएगा। तो याद रखना, माइक्रो शब्द आया है तो मेल की बात हो रही है ना। तो माइक्रोस्पोरोफिल, देखो स्पोरोफिल मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो है ही, लीफ का ही तो मॉडिफिकेशन है ये, है ना। तो माइक्रोस्पोरोफिल कहा। तो स्टामेन के पार्ट कितने हैं? तो देखिए, एक पार्ट पहले नंबर पे तो ये, जैसे एंथर, ठीक है, फिर फिलामेंट। अभी एक पार्ट और है कनेक्टिव। तो ये कनेक्टिव क्या है? तो स्टामेन की ये जो दो लोब है ना, इनका जॉइंट, और वहां पर ये फिलामेंट अटैच रहेगा, वो जगह कहलाती है कनेक्टिव। और कनेक्टिव में से क्वेश्चन अगर आता है तो वो आएगा, क्या कनेक्टिव रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली भाग लेगा, अर्थात ये स्टेराइल है कि फर्टाइल? तो आपका आंसर आएगा ये स्टेराइल है। याद रखना, कनेक्टिव कैसा पार्ट है? स्टेराइल पार्ट है ना। फिलामेंट ये स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर है। और एंथर में कितनी लोब पाई जाती हैं? दो। डायग्राम में दिख रही हैं एंथर में लोब की संख्या कितनी है? तो एंथर में लोब होती हैं दो, एक लोब इधर ये बनी हुई है ऐसे, और एक लोब ये बनी हुई है ऐसे, ठीक है। चलिए, एक लोब के अंदर, स्टामेन की एक लोब के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इनकी संख्या होती है दो। देखो एक इधर है और एक इधर है, दो, ठीक है। तो दूसरी लोब में भी दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की टोटल संख्या कितनी है? टोटल, तो टोटल नंबर है इनके चार। एक लोब में कितनी है? दो, ठीक है। तो एक लोब में कितनी होंगी? दो होंगी, और दोनों लोब की मिला दें तो चार होगी, ठीक है। अब देखिए इधर, ये जैसे एंथर है, और इस एंथर को मैं ऐसे काट दूं यहां से, मतलब मैंने इसकी क्या काट दी है? टीएस। जब टीएस काटी तब ये ऐसा दिखा, ऐसा दिखा। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि एक लोब में देखो एक और ये दो, दो माइक्रोस्पोरेंजिया तो इधर हैं और दो इधर हैं, तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया हुई चार। टोटल लोब कितनी है इसमें? दो, और टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया है चार। ये माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन बात एक ही है। जब इसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तब इसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, और जब माइक्रोस्पोर पोलन में कन्वर्ट हो जाते हैं तब हम इनको पोलन चैम्बर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर या पोलन। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर या पोलन का निर्माण होता है। क्वेश्चन आता है यहां से, माइक्रोस्पोरेंजिया से जो माइक्रोस्पोर बनते हैं तब कौन सा डिवीजन होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो यहां पर अपन बात किसकी करेंगे? डिवीजन की, और डिवीजन होता है यहां पर मियोसिस। तो आंसर आएगा मियोसिस। याद रखना, वैसे अभी आगे भी आएगा, हम इसकी चर्चा करेंगे, है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो किस डिवीजन से बनते हैं? तो आंसर आएगा मियोसिस के द्वारा बनते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है, मालवेसी कुल के जो प्लांट हैं, मालवेसी कुल के प्लांट है, उनके एंथर में कितनी लोब होंगी? एक होंगी। तो यहां पर लोब कितनी है? सिंगल लोब, सिंगल लोब। और इसकी लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी? तो आंसर आएगा दो, ठीक है। जैसे ये स्टामेन है, स्टामेन में जो लोब है वो एक, स्टामेन और लोब कितनी है इसमें? एक। तो इसके अंदर एक इधर और एक इधर,
तो माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी होंगी? माइक्रोस्पोरेंजिया, तो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी इसमें 2, याद रखना है ना। मोस्ट है मालवेसी कुल के, और मालवेसी में जैसे कौन कौन से आते हैं तो याद रखना, गुड़हल है ना, कपास है, भिंडी है, ये मालवेसी कुल के सदस्य हैं। तो मालवेसी कुल में कितनी पाली होंगी एंथर में? तो एंथर में लोब की संख्या होगी 1 और माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या होगी 2। अब अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर, परागकोश का परिवर्धन कैसे होता है? तो आप देखो क्वेश्चन ये आता है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर कैसा होगा? तो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होगा। यू स्पोरेंजिएट टाइप का होगा, मतलब अब यू स्पोरेंजिएट क्या होता है? तो एक से अधिक स्पोरेंजियल इनिशियल से माइक्रोस्पोरेंजिया का अगर डेवलपमेंट होता है तो हम उसे कहते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप का प्रवर्धन। ठीक है, तो परागकोश का जो डेवलपमेंट है एंथर का, वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए कैसे होगा डेवलपमेंट। तो देखिए इनिशियल स्टेज ऑफ एंथर, हम एंथर का ये जो डेवलपमेंट है उसको पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो देखिए इनिशियल स्टेज का जो एंथर है वो एक गोल इस तरीके की संरचना है जिसकी जो सेल है ना वो डिफरेंशिएट नहीं है, अभी अनडिफरेंशिएट सेल है, मतलब अविभेदित कोशिकाओं का समरूपी समूह है, मतलब होमोजीनस मास है ना। अब क्या होगा आगे चल के, ये पोलन चैम्बर में कन्वर्ट होना शुरू करता है, पोलन चैम्बर में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर की सेल कौन सी सेल? हाइपोडर्मल सेल। ये साइज में कैसी होगी? बड़ी होगी, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो गाढ़ा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, इस ये वाली जो सेल है अब ये किस में कन्वर्ट हो रही है? आर्चिस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो रही है। आर्चिस्पोरियल सेल में कन्वर्ट होगी, जैसे ये कोई आर्चिस्पोरियल सेल है, ये कन्वर्ट हो गई तो इसमें इस तरीके से डिवीजन हो गया, तो इसमें 2 सेल बन गई, मतलब हमने इसमें परिणत विभाजन करा दिया। तो एक जो सरफेस है वो आउटर बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, इस तरीके से 2 लेयर बन गई। जो बाहर की तरफ जो लेयर बनी है उसे कह रहे हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, सॉरी अंदर वाली, और जो बाहर की तरफ सेल बनी है ये वाली, इसे कह रहे हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, मतलब ये परिधीय कोशिका और ये अंदर वाला स्पोरोजिनस टिश्यू या सेल। तो प्राइमरी जो पेराइटल सेल है ये तो एंथर की बॉल बनाएगी। क्या बनाएगी? एंथर की बॉल बनाएगी। तो एक पार्ट हो गया एंथर की बॉल। दूसरा, प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर पोलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास 2 बातें आ गई। सबसे पहली बात, आर्चिस्पोरियल जो सेल है उसमें जो परिणत विभाजन हुआ, पेरिक्नाइलर डिवीजन हुआ, उससे 2 सेल बनी। नंबर 1 पर बनी प्राइमरी पेराइटल सेल, इससे तो एंथर की बॉल बन जाएगी, और दूसरे नंबर पर बनी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जिससे स्पोर बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 बातें आ गई ये। ठीक है, अब हम इन दोनों चीजों को उधर मेंशन करते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहला था एंथर बॉल। क्या है? एंथर बॉल। तो एंथर बॉल बेसिकली कितने टाइप में बांट रखी है? तो ये 4 है। नंबर 1 पर एपिडर्मिस, नंबर दूसरे पर एंडोथीसियम, नंबर तीसरे पर मिडिल लेयर। देखो ऐसे याद कर लेना, नंबर 3 पे आती है मिडिल लेयर और ये 1 से लेके 3 तक लेयर के रूप में पाई जाती है, 1 2 3 लेयर। और नंबर 4 पर सबसे अंदर, मतलब इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, ये क्या है? टेपिटम। और आउटर लेयर, ये आउटर लेयर है। तो आउटर लेयर क्या है? एपिडर्मिस। दूसरे नंबर पर कौन आती है? सेकंड पर तो एंडोथीसियम। थर्ड पर क्या आती है? मिडिल लेयर, तो 1 से 3 लेयर के रूप में होगी। और सबसे इनर मोस्ट होगी वो होगी टेपिटम। टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, एंडोथीसियम से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, दूसरा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलन मदर सेल है, तो मैंने इधर लिखा पोलन के लिए पीएमसी पोलन मदर सेल या एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अगर मेल की बात हो रही है तो एमएमसी का मतलब होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यदि फीमेल की बात होती है तो एमएमसी का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल, है ना। तो याद रखना कि बात किसकी है, मेल की या फीमेल की।
तो पीएमसी या एमएमसी में डिवीजन होगा मियोसिस, और मियोसिस होने से बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, क्योंकि पीएमसी और एमएमसी है ना, ये 2n है, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल है, तो यहाँ देखो सिंगल रह जाएंगे। जैसे यहाँ पर सपोज करते हैं, माना यहाँ पर 2n बराबर 16 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर फिर n बराबर 8 रह जाएंगे, है ना। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये आगे चल के किस में कन्वर्ट होंगे, पोलन में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। चलिए, अब अपन ने बात कर ली, स्टामेन की बात कर ली। स्टामेन से एंथर की बॉल कितनी है, तो 4 हैं। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, है ना, और मिडिल लेयर और टेपिडम। ठीक है, और जो अंदर का ग्रुप था इस स्पोरोजिनस टिश्यू, इससे हमने स्पोर बनाने का एक आउटलाइन देख ली है। मेगास्पोरेंजिया की बात करें तो ये देखिए इधर, ये एंथर की बॉल है, एंथर की या परागकोश की भित्ति है। ये इसका क्या है, तो ये कनेक्टिव है, कनेक्टिव। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर मैं इसको ऐसे सेपरेशन कर दूं यहां से, तो इस पाली में 2 और इस पाली में 2, नंबर टोटल कितने हुए, 4। अगर मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा डीपली देखें तो ये ऐसा दिखेगा। देखिए, आउटर मोस्ट लेयर नंबर 1 पर जो आती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। ये आउटर लेयर है, सिंगल लेयर है, देखो एक ही परत के रूप में ये पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो कितने नंबर पे आएगी, 2 नंबर पे आएगी। और देखिए इसमें से क्वेश्चन यहां से आता है, एंडोथीशियम की जो सेल है उनमें अल्फा सेल्यूलोज की स्ट्रिप पाई जाती है, स्ट्रिप, जो एक्चुअल में आर्द्रता ग्राही होती है, अर्थात ये किसमें सहायक होती है, डिहिसेंस ऑफ एंथर, स्फुटन में सहायक, पराग कोश के स्फुटन में सहायक होती हैं। कौन, एंडोथीशियम। अगला है मिडिल लेयर, ये हो गया नंबर 3, 1 से 3 लेयर की होगी, थिन लेयर, पतली भित्ति परत वाली होती हैं ये। ठीक है, और नंबर 4 पे है टेपिटम, बड़ा मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट, और क्वेश्चन आने की संभावना तो भरपूर रहती है। ठीक है, तो चलिए टेपिटम की बात कर लें। इनर मोस्ट लेयर है, और ये लेयर बड़ी स्पेशल होती है ना, सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, और इसमें जो न्यूक्लियस की संख्या है वो 1 से अधिक होती है, तो मल्टी न्यूक्लिएट होती है। कब, मैच्योरिटी के समय, है ना, मैच्योरिटी के समय। और अगर हम टाइप की बात करें तो टेपिटम के टाइप हैं 2, नंबर 1 अमीबॉइड या फिर पेरीप्लाज्मोडियल, है ना, और नंबर दूसरा है सेक्रेटरी या ग्लैंड्यूलर। याद रखना, टेपिटम कितने प्रकार का है, तो टेपिटम 2 प्रकार का है, एक अमीबॉइड या फिर पेरीप्लाज्मोडियल, एक सेक्रेटरी या फिर ग्लैंड्यूलर, है ना, मतलब एक अमीबीय टेपिटम और एक ग्रंथिल टेपिटम। ग्रंथिल टेपिटम, टेपिटम के कार्य क्या हैं, तो टेपिटम क्या काम करता है, तो देखिए ये क्या करता है, बनने वाले जो पोलन हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पोषण प्रदान करता है, और ये पोलन किट भी बनाता है। इसका निर्माण करता है, पोलन किट का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली होता क्या है, जो पॉलिनेशन है ना प्लांट के अंदर, अगर पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा हो, इंसेक्ट के द्वारा हो रहा हो, तो ऐसे प्लांट में पोलन किट पाई जाती है। और ये एक्चुअल में जो इसका सीक्रेशन है वो स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन का सीक्रेशन होता है टेपिटम से, तो इसका बेसिकली रिलेशन किससे है, टेपिटम से ही है। ठीक है, एक और बात, ये जो टेपिटम है ना, इसमें फैटी नेचर की कुछ गोलाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, गोलाकार, और इनसे बनता है प्रोयूबिस्काय, और प्रोयूबिस्काय प्लस स्पोरोपोलेनिन जब दोनों मिल जाते हैं तो बनती है यूबिस बॉडी, और इसी से बनता है एक्साइन। अब ये एक्साइन क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, और क्वेश्चन यहां से भी आता है। ठीक है,
और एक बात रही स्पोरोजीनस टिश्यू की या सेल की जो कि डिप्लॉयड होती हैं, तो इनसे फॉर्मेशन होता है पीएमसी का। और पीएमसी में देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ डिवीजन कौन सा होगा ये आपको बताना है कमेंट में। तो इससे बनते हैं माइक्रोस्पोर के टेट्राड, और माइक्रोस्पोर के टेट्राड आगे चल के क्या बनाएंगे, पोलेन। और पोलेन को न्यूट्रिशन कौन देगा, कैपिटम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। आप हमारे साथ बने रहिए, यकीन मानिए आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, 100% संभावना है प्रश्न आने की। और ये जो मेथड है पढ़ाने का, तो ये मतलब बड़ा यूनिक तरीका है और शॉर्ट है, और मतलब आपकी तैयारी भी पूरी हो जाएगी और क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा और जल्दी भी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें तो अभी हमारा मेन फोकस सिलेक्शन लेने पर है, तो हमें सिलेक्शन का जो प्रोसीज है वो बता दिया है आपको कि इस तरीके से अपन अगर पढ़ाई करते हैं तो अपने क्वेश्चन की मतलब सही होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। और विद्वान बनने के लिए तो फिर अपन को ग्रेजुएशन पीजी ये करते हैं तब वहां बनते हैं, लेकिन हमें केवल अपनी एक सीट मतलब सुनिश्चित करनी है। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। और चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, है ना, मतलब लघु बीजाणु जनन, मतलब लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है। लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन है, वो जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो कैसे होगा देखिए इधर, सबसे पहली बात माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब हो गया, बात हो रही है किसकी, स्टामेन की, है ना, बात हो रही है स्टामेन की। स्टामेन के अंदर जो एंथर है उसमें क्या पाई जाएगी, माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। आप यहां बताएंगे मुझे माइक्रोस्पोरेंजिया की एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, है ना। दूसरा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या कौन सा टिश्यू मिलता है, तो स्पोरोजीनस टिश्यू या सेल। और ये किसमें कन्वर्ट होती हैं, पोलन मदर सेल में। देखो एनसीईआरटी में पोलन मदर सेल दे रखा है, तो आप पीएमसी को ज्यादा प्रिफर करें, है ना, है तो एमएमसी भी ठीक है, लेकिन पीएमसी को ज्यादा प्रेफर करें। और इसमें डिवीजन कौन सा होना है, मियोसिस, क्वेश्चन याद रखना। पीएमसी में मियोसिस होने पर क्या बनते हैं, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर के टेट्राड है, मतलब ये संख्या में 4 होंगे, 1 2 3 और 4। और ये कैसे होंगे, तो ये हेप्लॉइड होंगे। और पीएमसी कैसी है, तो ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड से हेप्लॉइड होता है तो समझ लो कि वहां पर मियोसिस हो रहा है, माइटोसिस नहीं होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस का काम है क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करने वाले डिवीजन को कहते हैं मियोसिस। देखिए ये जो माइक्रोस्पोर के टेट्राड है ना, ये चारों आपस में जुड़े हैं इसके द्वारा जुड़े हैं। ये क्या है, तो ये होता है कैलोस। क्या है ये, कैलोस होता है। और जैसे 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 एंथर मैच्योर होने जाता है तो क्या होगा, कैलोस डीजनरेट होगा, सॉरी डिग्रेड हो जाएगा। और इसको जो डिग्रेड करने वाला एंजाइम है उसे कैलेज एंजाइम कहते हैं। कौन सा एंजाइम कहते हैं, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम इसको घोल देगा। ये जब घुल जाएगा तो फिर ये चारों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। देखिए कैलोज का कैलेज द्वारा विघटन हो जाएगा और ये 1 2 3 4 ये पोलन अलग अलग हो जाएंगे। अब इनको पोलन कहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जर्मपोर बन जाएंगे, यहाँ पे जर्मपोर नहीं बनते, ये अंतर है दोनों में, ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोर के टेट्राड है वो हमें ये 5 कंडीशन दे रखी है, इस तरीके के अलग अलग प्लांट में दिखाई देते हैं। जैसे पहला है टेट्राहेड्रल, ये बेसिकली डाइकोट में पाया जाता है टेट्राहेड्रल। इसमें हमें एक साइड से ये 3 दिखते हैं, जो चौथा वाला है वो इसके पीछे रहता है ना। आइसोबिलेटरल समद्विपार्श्विक, ये मोनोकोट में मिलते हैं, ये इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। डेक्यूसेट या क्रोसित, ये मैग्नोलिया में पाए जाते हैं। तो इसमें ऐसे ऊपर की तरफ है ये और ये नीचे की तरफ है, तो इस तरीके से 3 दिखाई देते हैं, एक इसके पीछे जो दिखाई देता नहीं है। टी सेफ, इसमें चारों के चारों दिखाई देते हैं, अरेस्टोलोगिया में पाया जाता है। तो 1 2 3 और ये 4, ये टी सेफ इस तरीके से,
और एक है लीनियर, ये होलोफाइला में मिलता है। तो ये तो पूरा का पूरा एक ही लाइन के अंदर होंगे इस तरीके से, तो इसको कहते हैं लीनियर। ठीक है, इस तरीके से आप इनको नोट डाउन कर लें, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से, तो ये इनकी ज्यादा संभावना रहती है क्वेश्चन आने की, तो ये इस तरीके से आपको याद रखने हैं। टाइप कितने हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड के? तो 5। टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय, आइसोबिलेटरल मतलब समद्विपार्श्विक, डेक्यूसेट मतलब क्रॉसित, टी शेप मतलब अरिस्टोलोकिया में है, लीनियर रेखिक, ये होलोफाइला के अंदर है। इस तरीके से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। आपको याद रखना है मियोसिस कितने होते हैं माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में, तो आंसर आएगा एक ही मियोसिस होता है। पोलन की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या बने थे माइक्रोस्पोर, कैसे होंगे ये माइक्रोस्पोर? एन होंगे कि 2n होंगे? तो ये होंगे एन। ठीक है, और माइक्रोस्पोर से ही किसका फॉर्मेशन हुआ? पोलन का। किसका फॉर्मेशन हुआ? पोलन का। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पोलन की साइज की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है 25 से 50 माइक्रोमीटर के होंगे, है ना। और ये मेल गैमीटोफाइट, ये मेल का साइन है, तो मेल गैमीटोफाइट की फर्स्ट सेल है, प्रथम कोशिका होती है ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका को क्या कहते हैं? तो पोलन कहते हैं, या फिर माइक्रोस्पोर, एक ही बात है। यूनिसेल्यूलर होंगे, एक कोशिकीय है, एक केंद्रकीय है, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और राउंड शेप होते हैं। मतलब एक कोशिकीय है, एक केंद्रकीय है, अगुणित हैं और गोलाकार होते हैं। स्पोरोपोलेनिन से जो इसका बाहर की कवरिंग बनती है, एक्साइन जो स्पोरोपोलेनिन से बनती है, इसके कारण क्या होगा? ये जीवाश्म के रूप में फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व रहते हैं, परिरक्षित रह पाते हैं, मतलब कई सालों तक ये खराब नहीं होते। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी कहती है जो स्पोरोपोलेनिन है वो एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो अम्ल से, क्षार से, मतलब अधिक जल से या फिर टेम्परेचर से, मतलब किसी चीज से ये मतलब डैमेज नहीं होता और इससे एक्साइन बना होता है। इसीलिए ये जो माइक्रोस्पोर है या जो पोलन है ये बहुत लंबे समय तक जीवाश्म रूप में परिरक्षित रह पाते हैं। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एसिड हो गया, टेम्परेचर हो गया, बेस क्षार हो गया, वाटर हो गया, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किस पर? स्पोरोपोलेनिन पर, है ना। ठीक है, याद रखना जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है स्पोरोपोलेनिन। देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर या फिर पोलन। अब तो ये पोलन बन गया क्योंकि इस पे जर्मपोर का फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये पोलन हो गया। अब इसे माइक्रोस्पोर नहीं कहेंगे। ये राउंड शेप है और इसकी जो आउटर वॉल होती है इसे एक्साइन कहते हैं। आउटर वॉल को क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं, मतलब बाह्यचोल कहते हैं। किसका बना होगा? स्पोरोपोलेनिन का बना होगा। स्पोरोपोलेनिन कहां से बनता है? तो आंसर आएगा फिर टेपिटम। कहां मिलता है? तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, इस पर क्या अलंकरण पाए जाते हैं? ये ऑर्नामेंटेड होती है, मतलब आउटर जो बॉल है उस पर गड्ढे हो सकते हैं, उस पर मतलब इस तरीके से उभार हो सकते हैं, धारियां हो सकती हैं, लाइनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये ऑर्नामेंटेड होते हैं। इस पर जर्मपोर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जर्मपोर प्रेजेंट होते हैं। क्या याद रखना है? याद ये रखना है, क्या जहां पर जर्मपोर होते हैं वहां पर स्पोरोपोलेनिन होती है? तो आंसर आएगा नहीं। जहां पर जर्मपोर होते हैं वहां पर स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? एक्साइन की। अब बात करेंगे इंटाइन की। इंटाइन, तो ये एक्साइन के अंदर वाली लेयर है इंटाइन। तो देखिए, ये बिल्कुल सतत है, कंटिन्यूअस है, पूरी राउंड शेप है। ये किसकी बनी है? सेलुलोज और पेक्टिन की। तो याद रखना, इसकी बनी है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, ये पोलन ट्यूब के रूप में बाहर की तरफ निकलता है ना। ये थिन होती है और सॉफ्ट होती है, मतलब ये जो लेयर है वो पतली होगी और मुलायम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसी पोलन के अंदर सेल कितने प्रकार की हैं। देखिए, पोलन में सेल दो प्रकार की होती है, नंबर एक वेजिटेटिव सेल और नंबर दूसरा जनरेटिव सेल, है ना। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, मतलब कायिक कोशिका,
जनन कोशिका। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल है ये बड़ी होती है, इसका जो केंद्रक है वो अनियमित आकार का होता है और ये पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में मतलब करती है, फॉर्मेशन करती है, पोलन ट्यूब के रूप में ये बाहर जाती है ना। और जो जनरेटिव सेल है ये पहले मसूर के आकार की होती है या फिर तरकु रूपी होती है स्पिंडल के रूप में, या फिर राउंड शेप होती है। इसमें साइटोप्लाज्म कम होगा और माइटोसिस होता है जिससे ये दो मेल गैमीट बनाती है। मेल गैमीट की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस होगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मतलब माइटोसिस किस में हो रहा है, तो आंसर आएगा जनरेटिव सेल या जनन कोशिका में माइटोसिस होता है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल कैसी है? बड़ी है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर अनियमित आकार का है ना, और ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी और जब पोलन ट्यूब बनेगी तो जनरेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब में जाएगी और जिस समय पोलिनेशन होता है ना तो पोलन ट्यूब के अंदर ही जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है और 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन ये कर देती है। आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है जनरेटिव सेल के द्वारा, मतलब जनन कोशिका के द्वारा। तो ये जनन कोशिका के द्वारा बनेंगे। कौन से डिवीजन द्वारा बनेंगे? तो आंसर आएगा माइटोसिस। माइटोसिस के द्वारा ये बनते हैं। और संख्या कितनी होगी? तो मेल गैमीट की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कब बनते हैं? कब बनते हैं ये? तो आफ्टर पोलिनेशन, ऐसा लगभग 60+ एंजियोस्पर्म में यही घटना होती है। 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों में यह घटना होती है। ठीक है, तो देखिए ये जो जनरेटिव सेल है मैंने यहां लिख रखा है, आफ्टर डिहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के स्फुटन के बाद, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन, पोलन के अंकुरण के समय और एंथर के फटने के बाद, ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर ये बात होगी, मतलब स्टिग्मा के ऊपर ही तो जर्मिनेशन होगा पोलन का। ठीक है, डिसेंस के बाद। तो फिर जो जनरेटिव सेल है इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है पोलन ट्यूब के अंदर, इसके अंदर पोलन ट्यूब के अंदर। और कितने मेल गैमीट बनते हैं? तो 2 मेल गैमीट बनते हैं। कितने बनते हैं? 2। तो 60% प्लस प्लांट में ऐसा होता है। कौन से प्लांट होंगे वो? एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये जो मेल गैमीट बनेंगे ये नॉन मोटाइल होंगे। लो भैया क्वेश्चन यहां से आता है, यूनिसेल्यूलर होंगे, हैप्लॉइड होंगे, यूनिन्यूक्लिएट होंगे, है ना। तो याद क्या रखना है, जनरेटिव सेल में आफ्टर डिहिसेंस, एंथर के फटने के बाद पोलन ट्यूब में स्टिग्मा के ऊपर ये जो घटना हो रही है तब पोलन ट्यूब के अंदर माइटोसिस होगा और 2 मेल गैमीट बनेंगे। बनने वाले मेल गैमीट नॉन मोटाइल होंगे, यूनिसेल्यूलर होंगे, हैप्लॉइड होंगे, यूनिन्यूक्लिएट होंगे। ठीक है, और इन जो मेल गैमीट है इनको लेके कौन जाएगी? पोलन ट्यूब लेके जाएगी। और जो पोलन ट्यूब लेके जाएगी इस तरीके से, अभी चर्चा करेंगे। बाकी के प्लांट में क्या हो रहा है कि जनरेटिव जो सेल है ये एंथर के अंदर ही डिवाइड हो जाती है। इसके अंदर, एंथर के अंदर डिवाइड हो जाएगी, मतलब बिफोर डिहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के फटने से पहले ही एंथर के अंदर ये डिवाइड हो जाती है और ये 2 मेल गैमीट बना देती है। तब क्या होगा? ऐसा जो पोलन है वो बाहर आएगा, मतलब इधर देखो ये एंथर और इसी के अंदर ये पोलन। तो पोलन के अंदर जो जनन कोशिका है ना, इसमें माइटोसिस हो गया तो ये 2 भागों में बट गई, मतलब 2 बन गए इसमें मेल गैमीट। मेल गैमीट कितने हो गए? 2। एक तो इसमें कायक, अब ये जो बाहर आया ये, तो इसमें 2, ये दोनों तो क्या है? मेल गैमीट। और एक क्या है इसमें? जनन कोशिका, सॉरी कायिक कोशिका। तो वेजिटेटिव सेल। टोटल सेल कितनी हो गई? देखो 1 और 2 ये हैं, तो 2 और 1 3। तो बाकी के जो एंजियोस्पर्म है इनके अलावा उनमें
जो डिहिसेंस होता है एंथर का, तो उसमें से जो बाहर पोलन निकलेगा उसमें 3 कोशिका होंगी और 60% प्लस एंजियोस्पर्म में जो पोलन बाहर आता है एंथर से वो 2 कोशिकीय अवस्था में आता है और बाकी के में 3 कोशिकीय अवस्था में आता है। ओटी में एमसीक्यूज में वो आपसे ये पूछ सकता है कि जो 3 अवस्था में जो पोलन एंथर से बाहर आया तो उसमें वो 3 कोशिका कौन कौन सी हैं, तो आपका आंसर आएगा एक होगी उसमें कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल और 2 होंगे उसमें मेल गैमीट। तो टोटल नंबर ऑफ सेल होंगी उसमें 3। चलिए आगे। जब ये पोलन में क्या हो जाए, जर्मिनेशन हो जाए, तो पोलन में जब जर्मिनेशन हो जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गैमीटोफाइट। और पूछ ले कि मेल गैमीटोफाइट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी होंगी, तो 1-2 होंगे मेल गैमीट और 1 होगा ट्यूब न्यूक्लियाई, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, 3 केंद्रक होंगे इसमें मेल गैमीट के अंदर, मेल गैमीटोफाइट के अंदर। ठीक है, और जब मेल गैमीट का ट्रांसपोर्ट किससे हो, पोलन ट्यूब से हो, मतलब मेल गैमीट एंजियोस्पर्म का नॉन मोटाइल है, उसमें फ्लैजेला नहीं होती है, तो वो अपनी मर्जी से तो चल के जाएगा नहीं, तो कोई लेके जाएगा, और जो लेके जाता है वो होती है पोलन ट्यूब। और जब मेल गैमीट को कौन लेके जाए, पोलन ट्यूब लेके जाए, तो हम इसे कहते हैं साइफेनोगेमी। क्या कहते हैं इसे, साइफेनोगेमी। तो डिलीवर्स मेल गैमीट डायरेक्टली टू द एग, है ना, सीड प्लांट के एग के पास, तो इसे कहते हैं साइफेनोगेमी। और एक्चुअल में ये काम क्या कर रही है, तो ये बाईपास द नीड ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट को खत्म करने वाला एक प्रोसेस है। बिना वाटर के पोलन ट्यूब मेल गैमीट को लेके जाएगी, तो इसे कहते हैं साइफेनोगेमी। देखो मैंने यहाँ पोलन किट लिख रखा है, पोलन किट, तो ये क्या है थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं पोलन किट को। तो देखिए ये एक ऑयली सब्सटेंस है, तेलीय पदार्थ है, ठीक है, और ये एक्साइन पर पाया जाता है, अकर्स ऑन एक्साइन। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन है वो किससे होगा, तो आंसर आएगा स्पोरोपोलेन के द्वारा। और इससे फायदा क्या होगा, तो एक्चुअल में ये पोलेन में कलर देगा, है ना, उसमें मतलब उसकी गंध बनाएगा, है ना, स्मेल किस तरीके की आती है, स्टिकनेस प्रदान करता है, ताकि इनकी वजह से, देखो कलर की वजह से, गंध की वजह से, चिपचिपाहट की वजह से ये एक्चुअल में किसमें सहायता कर रहे हैं, पोलेन में, क्योंकि ये इंसेक्ट को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा तो फिर पोलिनेशन की संभावना बहुत रहेगी। ठीक है, आगे देखिए पोलेन एलर्जी क्या है। तो देखिए हमने बाहर से विदेशों से जो हमारे पास गेहूं आया था, तो गेहूं के साथ आयातित होने वाला एक प्लांट था जिसका नाम है पार्थेनियम। आप रोड से जाएंगे तो रोड के किनारे ये बहुत खड़ा मिल जाएगा, इसको कैरेट ग्रास या गाजर घास कहते हैं। तो इसके जो पोलेन हैं, ये पोलेन इसके, ये एक्चुअल में एलर्जी करते हैं कुछ लोगों में, तो इसे कहते हैं पराग एलर्जी। इसकी वजह से क्या होता है, मतलब अस्थमा हो जाता है, दमा जैसा, सांस फूल जाती है, और हमारा जो श्वसन पथ है उसमें सूजन भी आ जाती है। तो ये होती है पोलेन एलर्जी। याद रखना किसकी वजह से हो रही है, पार्थेनियम या गाजर घास। और ये कैसे आया था, तो गेहूं के साथ, विदेश से जो हमारे साथ गेहूं आए थे उसके साथ आयातित हो गया था। इसके अलावा कुछ और जैसे चीनोपोडियम, सोरघम, है ना, सोरघम, ज्वार, बथुआ, इनके द्वारा भी एलर्जी हो जाती है ना, कुछ लोगों में, हर किसी में नहीं होती, कुछ लोगों में होती है, वो इसके प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उन्हें बार बार परेशानी होती है। एक है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, तो देखिए हमें स्टोर करना है पोलेन को, यहां लिख लेते हैं, स्टोर करना है किसको, पोलेन को, लंबे समय तक, क्योंकि पोलेन एक बार यदि एंथर से बाहर आ जाए, एंथर से, तो उसकी लाइफ क्या होगी, वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग होती है, अलग अलग। जैसे गेहूं में ये, व्हीट में 30 मिनट तक जीवित रहते हैं। कुछ प्लांट हैं जैसे रोजेसी फैमिली के, है ना, रोजेसी फैमिली वाले, उसमें ये कुछ महीनों तक जीवित रहते हैं।
लेकिन यदि हमें इससे ज्यादा भी इनको जीवित रखना हो तो हम इनका स्टोरेज कर लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर क्या रहेगा -196 196 डिग्री सेल्सियस। तो इनका स्टोरेज कर लेते हैं, अर्थात हम इन्हें एक पोलन बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो कई लंबे समय तक इनको जननक्षम बनाए रखते हैं। अगला है पोलन का प्रोडक्ट। तो पोलन प्रोडक्ट आजकल मार्केट में मिलते हैं। इनका यूज एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं और ये आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं टैबलेट के रूप में, सिरप के फॉर्म में। और ऐसा माना जाता है कि इनसे जो धावक अश्व हैं, अश्व मतलब घोड़े, उनकी कार्य दक्षता बढ़ती है, कार्य दक्षता बढ़ाते हैं, ये एफिशिएंट कर देते हैं उनको, है ना, मतलब रनर जो दौड़ने वाले। तो इस तरीके से ये पोलन एलर्जी क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, इसमें किसका उपयोग करते हैं, तो द्रव नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ पोलन को स्टोर कर लेते हैं, मतलब पोलन बैंक की तरह बना लेते हैं। जैसे अपन स्पर्म का भी स्टोर ऐसे ही कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं स्पर्म बैंक, है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही ये वाली प्रोसेस है, ठीक है। और अगर लाइफ स्पान की बात करें तो पोलन की अलग अलग होगी। जैसे गेहूं में 30 मिनट है, रोजेसी कुल के पादपों में ये कुछ महीनों तक हो सकती है, ठीक है। अब ये जो अपन ने आज चर्चा की है वो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और उससे पहले जो हमने चर्चा की थी वो थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो आपके 10th से और कुछ अदर क्लास मटेरियल हमने यूज किया है उसमें। और ये जितना भी आपको मटेरियल यहाँ उपलब्ध कराया गया है वो बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना यहाँ से रहेगी। तो इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे फीमेल पार्ट के बारे में। तो अगले वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए संदीपनी क्लासेस के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।